हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेलवेज लाइफ। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि मेरे साथ मेडिकल में क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था। मैं पहले वीडियो में आप सभी को बताया था कि मुझे डीबी में क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था। हाँ, थोड़ा टाइम ना होने की वजह से वीडियो थोड़ा लेट हो रहा है, पर चलिए आज मैं बात करने वाला हूँ कि मेरे साथ मेडिकल में क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था। जैसे कि मैं पहले वीडियो में आप सभी को बताया था कि जो मेरा डीबी था 8/4/2025 का डीबी का रिपोर्टिंग था। मैं लिख कर रखा हूँ इधर, उसी के अनुसार आपको बताने वाला हूँ। और 10/4/2025 को हुबली के लिए मैं चला गया। मतलब कहने का कि ये है कि जब मेरा डीबी कंप्लीट हुआ, पहले वीडियो में बताया था कि मुझे डीबी में 3 दिन लगे थे, 8, 9 और 10। 10 को मुझे मेमो मिला। वो 24 रुपये का मेमो, एक मतलब 24 रुपये पे करना होता है। उसके बाद से वो लोग डिसाइड करते हैं कि कौन से रेलवे मेडिकल में आपको भेजना है। तो ऐसे मेरे जो जोन था, बेंगलुरु जोन में 3 डिवीज़न था। एक है मैसूरू, और एक है खुद बेंगलुरु, और एक है हुबली। तो मुझे हुबली भेज दिया गया। हालांकि कुछ प्रोसेस था कि किसको हुबली भेजना है, किसको मैसूरू भेजना है, किसको बेंगलुरु रखना है। मैं बताता हूँ कि जिसका जैसे कि मॉर्निंग टाइम में हो जाता था तो उसको हुबली भेज दिया जाता था, और जिसको थोड़ा सा देरी से होता था तो उसको मैसूरू भेज दिया जाता था। और जिसको एंड में होता था शाम के टाइम पर, तो उसको बेंगलुरु में ही रख लिया जाता था, ताकि अगले दिन वो आसानी से इजीली पहुँचे। इसलिए लॉजिक समझ में आ गया। पहला मतलब जिसका जो पहले हो जाता था उसको दूर भेजता था, और जिसको लेट होता था उसको नज़दीक यानी बेंगलुरु में रख लेता था। तो इस तरह से मेरा थोड़ा पहले ही हो गया था। पहले क्या हुआ था, लेकिन मतलब लंच टाइम में हुआ था, इसलिए मुझे भेज दिया, हुबली भेज दिया। तो मुझे 10/4/2025 को हुबली के लिए मैं यहाँ से चला गया, और वहाँ पे मॉर्निंग में ही रिपोर्टिंग करना था। 11/4/2025 को 8:30 बजे रिपोर्ट करना था वहाँ पे। तो हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट थे, हम लोग चले गए। वहाँ पे पहुँचने के बाद सबसे पहले एक हमें फॉर्म दिया गया, और बोला गया इसमें बेसिक बेसिक डिटेल्स है, उसको भरना है। जैसे आपको फीवर, पिछले बार फीवर है वो हुआ था, या कोई सर्जरी है तो उसे लिखना है। मेन यही सर्जरी वाला था। यहाँ पर हमसे गलती हुई थी। गलती ये हुआ था कि उस पर लिखना था, अगर किसी को सर्जरी हुआ है तो वो उसमें मेंशन करना पड़ेगा। हालांकि आप चाहेंगे तो छिपा भी सकते हैं, बट पहली बार मेडिकल था मेरा, इसलिए मैंने सोचा एक और लड़का था उससे भी पूछे, तो बोला कि मेरा भी प्रॉब्लम है, मेरा भी सर्जरी हुआ है। तो दोनों आदमी लिख दिए। हालांकि नहीं लिखते तो कुछ और ही होता, बट ठीक है, जो होता है वो सही होता है। नहीं लिखते तो हो सकते डिबार, नहीं लिखते तो हो सकता है उसको पता चले तो डिबार भी कर सकता था। यही डर था, इसलिए हम लोगों ने डर कर लिख दिया। हालांकि गए तो अंदर पता चला, मुझे कान में प्रॉब्लम था, तो अंदर पता चला कि हमें कान में किसी तरह का चेक नहीं किया जा रहा था। तो हम लोगों ने वहाँ मेंशन कर दिया कि हाँ, हम लोग को सर्जरी हुआ है। तो 11/4/2025 को 8:30 मॉर्निंग में गए, तो फॉर्म दिया लोग, उसमें बेसिक जानकारी भर दिए लोग। उसके बाद सर्जरी वाला मेन था, उसमें लिखना था कि अगर आपको कभी सर्जरी आपने कराई है तो उसको लिखना ज़रूरी था। तो हम लोगों ने लिख दिया। इसके बाद वेट वेट लिया। इसके बाद हाइट मापा, फिर बीपी वगैरह ये सब मापा, कॉमन चीज़ है। इसके बाद ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट लिया गया। हम सभी लोग अंडर गारमेंट्स पे थे, ठीक है। और उसमें लजाने शर्माने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो जो हम लोग का मेडिकल ले रही थी एक लेडीज़ थी। तो हम सभी अंडर गारमेंट पे थे, और सभी को एक रूम में बुलाया गया था। तो सबसे पहले उठक बैठक कराया गया, मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं ना जिसको उठने बैठने में प्रॉब्लम होता हो। तो सभी को एक रूम में बुला करके उठक बैठक किया गया। कान चेक किया गया, ऐसी बाहर से ऐसे चेक किया गया, कोई सर्जरी वर्जरी लेकर। हालांकि पता नहीं चला बाहर से देखने से, मेरा उतना नहीं था, फिर भी हम लोगों ने लिख दिया था। कान चेक किया बाहर से, फिर मुंह खुलाया, ऐसे मुंह करके मुंह चेक किया लोग। आँख 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 तो ऐसे मतलब देख रहा था, फिजिकली देख रहा था सब। इसके बाद से ये सारे जब प्रोसेस हो गए, हाँ, मेन जो था बवासीर, बवासीर नहीं होना चाहिए, बवासीर चेक कर रहा था। वो एक कमरे में ले जा करके ओपन क्लॉथ आपको अच्छे से चेक कर रहा था।
मुँह चेक किया, आँख आँख कलर विज़न ये सब चेक किया। कलर विज़न चेक किया आपका। कलर विज़न के लिए एक टेस्ट होता है, उसका नाम हम अभी भूल रहे हैं। इसकी वो हाँ, नाम भूल रहा हूँ मैं। आँख कलर विज़न किया, फिर डिस्टेंस एक अंधेरा रूम में था, उसमें आपको एक लंबे डिस्टेंस था, ये अप्रोक्स 6 मीटर होता है, वहाँ से बहुत छोटे-छोटे करके पढ़ने के लिए बोला जाता है। ठीक है? फिर इसके बाद सिग्नल पहचानने के लिए बोला गया। ऐसे बहुत सारे टेस्टिंग होती है। ऐसे जो हमारा मुख्यतः टेस्टिंग जो है वो आँख का ही है। आँख में पास हो जाओगे तो लगभग सब पास हो जाओगे। हालाँकि उस जाँच में मुख्यतः जाँच यही हो रहा था कि आपको किसी तरह की ऐसी बीमारी ना हो जिसका इलाज ना हो। ऐसे का रोगों का पता लगाया जाता था। अगर ऐसी आपको बीमारी है तो फिर दिक्कत हो सकता है। बाकी अगर कोई नॉर्मल दिक्कत है तो उसे उतना कोई दिक्कत नहीं है रेलवे के मेडिकल में। ये सब सारे प्रोसेस करते-करते हाँ, एक और टेस्ट उन्होंने किया था, उसके लिए हम लोग को 1000 रुपये पे करना पड़ा था। अलग से प्राइवेट हॉस्पिटल में हम लोग को भेजा गया था। उसमें चेक करना था कि किसी का लेसिक सर्जरी नहीं ना हुआ है, मतलब उसके आँख के अंदर कोई लेंस नहीं ना लगा है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना था। मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड B1 था, तो B1 में सर्जरी नहीं चलेगा। तो उसके लिए एक भेजा गया जिसमें आँख को अंदर से चेक किया गया ताकि उसमें अंदर से कोई लेंस फिट ना हो, यानी कि लेसिक सर्जरी हुई है नहीं हुई है। ये करते करते शाम हो गया और जिस जिस व्यक्ति का मेडिकल मतलब ठीक था उसको बोला गया कि हाँ आप घर जा सकते हैं। परंतु मैं और एक और लड़का, 2 लड़के को रोक लिया गया। अब हम लोग डर गए थे कि आखिर कोई ना कोई ज़रूर प्रॉब्लम है। तो शाम को हम लोग को पता चला वही जो सर्जरी वाला लिख दिए थे वही मेन प्रॉब्लम था हम लोग का। हमें रोक लिया गया और बोला कि कल आना है। अगले दिन जाने पर कान का डॉक्टर बोला कि पीईटी करना होगा, मतलब वो सुनाई देता है नहीं, सो कितना % लॉस है, इसके लिए उसको उन्होंने बोला पीटी करना होगा। तो वहाँ पे कर्नाटक में किम्स हॉस्पिटल एक है, किम्स जैसे एम्स होता है उस तरह से किम्स है कर्नाटका में। हुबली में किम्स था, तो वहाँ हॉस्पिटल में गए। उसके बाद वो पीटी करा कर लाया। इसके बाद बोला मतलब एक दिन लगता था, बहुत टाइम लगता था। आज डॉक्टर चेक किया तो अब नेक्स्ट करेगा। फिर अगले दिन बोला कि सीटी स्कैन करा कर लाना पड़ेगा। फिर इसके बाद जब सीटी स्कैन हुआ तो बोला कि नहीं, हम यहाँ के जांच से नहीं मानेंगे, अब आपको जाना पड़ेगा मैसूर। मैसूर में वहाँ पे एक AIISH करके कोई हॉस्पिटल है जो ऑल ओवर इंडिया के लिए मतलब वर्क करता है। उसमें है क्या कि आपको स्पेशली कान और ये गला का स्पेशली चेक होता है, गला का और कान का। तो मैसूर भेज दिया गया लोग, तो वहाँ भी टाइम लगेगा ही। वहाँ कान और स्पीच का बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ पर। वहाँ तो हालांकि एक दिन अगले दिन मैं जब गया तो उसके मतलब जिस दिन गया उस दिन उन लोगों ने चेक करके मेरा रिपोर्ट बना दिया। परंतु वहाँ पे रिपोर्ट हम लोग मैं अकेला गया था, तो मुझे हैंड ओवर नहीं किया गया, मतलब फिजिकली मुझे वो रिपोर्ट सौंपा नहीं गया। बोला कि जाओ रिपोर्ट पहुँच जाएगा। वो शायद बाई स्पीड पोस्ट किया लोग। तो वहाँ एक दिन में तो हो गया जल्दी जल्दी, क्योंकि बड़ा सा हॉस्पिटल था, बहुत सारे स्टाफ थे, तो इसलिए वहाँ पे जल्दी जल्दी हो गया, कोई दिक्कत नहीं था। परंतु मैं अगले जब नेक्स्ट दिन अपना हुबली हॉस्पिटल आया तो बोला कि हम लोग के पास अभी रिपोर्ट नहीं है, रिपोर्ट आने में टाइम लगेगा। तो 6-7 दिन टाइम लगेगा। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ मेरे को। रिपोर्ट आने के बाद रिपोर्ट आ गया 6 या 7 दिन में। समझ सकते हैं मुझे कितना पैसे खर्च हो रहे होंगे, प्लस में प्रेशर भी था, मेंटली प्रेशर था, बहुत सारी समस्याएं थी। फिर भी कर क्या सकते हैं, बीच में स्किप करके हम जा नहीं सकते हैं। जाने का मतलब है आपको एब्सेंट कर देगा, फिर दूसरा पड़ जाएगा। इसलिए मैं जैसे से बोला ऐसे ऐसे करता चला गया। तो रिपोर्ट आने के बाद भी बोला लोग कि नहीं, एक मैडम आएगी बेंगलुरु से, वही चेक करेगी, क्योंकि मेरे यहाँ का जो ENT डॉक्टर है, कान का डॉक्टर है, वो कॉन्ट्रैक्ट पर है और उसका मतलब उतना वैल्यू बोल सकते हैं, वैल्यू नहीं दे रहा था लोग। हालांकि हालांकि उन्होंने बोला था कि ठीक है, फिर भी बोला कि नहीं, जब तक वो बेंगलुरु के मैडम
ये एनटी डॉक्टर बोला नहीं था, ठीक है, मतलब बोला कि ये रेगुलर डॉक्टर से हम लोग जो बोलेगा उसी को बात मानेंगे। तो मैडम आई, मैडम को भी आने में 5-6 दिन लगे, समझ गए, बहुत दिन लग रहा था वो। आई तो हमसे कुछ पूछताछ की और कुछ डिस्टेंस पे खड़ा करके कोई वर्ड बोल रही थी, एक कान बंद था ऐसे और दूसरे से बोल रहा था, तो लगभग मैं सब बता ही दिया था। फिर भी उन्होंने रिपोर्ट देखा, बोला कि नहीं सर्जरी करना पड़ेगा। हमसे नहीं बोला था, हमसे नहीं बोला था कि सर्जरी करना पड़ेगा। जब मैडम चली गई तो हम लोग, मैं बाहर बैठा था तो आया वहाँ का जो चपरासी था, वो बोला कि मैडम ने वो लिखा है कि सर्जरी करना पड़ेगा, इसलिए आपको सर्जरी कराकर 3 महीने के बाद आना पड़ेगा। हाँ, लेफ्ट लेफ्ट का पहले ही सर्जरी हो चुका था, तो उसके लिए मैंने लिखा था। इधर ये राइट से थोड़ा मवाद निकल रहा था, तो राइट के लिए भी उन्होंने बोला कि नहीं इसका भी सर्जरी करना पड़ेगा। तो उन्होंने 3 महीने का टाइम दिया हमको। बहुत झटका सा लगा कि इतने दिन रुके, फिर इसके बाद फिर पैसा खर्च होगा, फिर 3 महीने के बाद आएंगे, फिर पता नहीं फिट करेगा या अनफिट करेगा, बहुत सारा माइंड में डर लग रहा था। ऐसे करते करते 30 अप्रैल, समझ सकते हैं, मैंने 8 अप्रैल को आया था ना, 8 अप्रैल को मैं आया था और 30 अप्रैल हो चुका था। 30 अप्रैल को जाने की अनुमति मिला। कैसे कैसे करते करते समझ सकते हो मेंटली प्रेशर क्या होगा, पैसे का प्रेशर क्या होगा, खर्चा बढ़ता जा रहा था और प्लस में इसको टेम्प्रोरली अनफिट कहते हैं। तो ये सब मिला करके मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। 30 अप्रैल को फाइनली उन लोगों ने अनुमति दिया कि जाओ अपने नेटिव के साइड में ही कहीं पे सर्जरी कर लेना और 3 महीने के बाद फिर से रिपोर्ट करना है। तो करते करते 2 मई को पटना में मेरा एग्ज़ाम था, तो मैंने फ़्लाइट ले लिया। क्योंकि एक तो रहते रहते उब गए थे, तो ट्रेन में जाने की इच्छा भी नहीं थी, और दूसरी बात थी कि मेरा नेक्स्ट डे मतलब 30 अप्रैल को छोड़ा था, तो 1 नहीं 2 तारीख को मेरा पटना में ALP CB2 का एग्ज़ाम था। तो मैंने सोचा चलो इसको एग्ज़ाम दे ही देता हूँ। हालांकि डर भी था कि जब टेक्नीशियन में मेडिकल को अनफिट कर देता है तो फिर ALP में मेडिकल की कोई संभावना ही नहीं बनती है। फिर भी सोचा चलो देते, हालांकि वो उसमें रिजल्ट भी आया था मेरा। तो 2 मई को पटना में ALP CB2 एग्ज़ाम था, इसलिए मैं फ्लाइट से चला गया। 1 मई को रात 8 बजे से 10 बजे तक 1 मई को रात 8 से 10 बजे तक 11 बजे तक पटना गया, ठीक है। उसके बाद से मैं पटना में रुक करके नेक्स्ट डे ALP का एग्ज़ाम दिया और फिर वहाँ से मैं घर चला गया। वहाँ पे कुछ दिन के बाद 10-15 दिन के बाद आरा में हमने सर्जरी कराया, और सर्जरी कराने के 3 महीने बाद, हालांकि 3 महीना कब से जोड़ा जाएगा, जब से आपने रिपोर्टिंग किया था उस दिन से या जिस दिन आपने हॉस्पिटल छोड़ा था उस दिन से। तो कॉल करके पता किया तो बोला कि नहीं जिस दिन आपने हॉस्पिटल छोड़ा था उस दिन से काउंट होगा 3 महीना। तो मई मई पूरा, मई जून जुलाई, अगस्त के करीब में पूरा जून जुलाई अगस्त के करीब में हम लोग को रिपोर्ट करना था। तो मैं वहाँ से सर्जरी करा के अपने गांव से और अगले दिन आ गया। हालांकि 2 दिन पहले ही आए थे, तो वहाँ पर गए तो बोला कि नहीं जब तक ये 1 अगस्त नहीं होगा ना तब तक मतलब एलिजिबल आप नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप क्या कीजिए कि जाइए, 1 तारीख को है, हालांकि मैं पहुँच चुका था 2 दिन पहले ही पहुँच चुका, तो बोला कि नहीं 1 अगस्त, मई मई में हुआ था ना, तो मई पूरा, मई जून जुलाई अगस्त में जाना था। तो हमने 28 या 29 जुलाई को ही पहुंच गया था, तो बोला कि नहीं 1 अगस्त को आप आइए। हालांकि 1 अगस्त को आने के लिए बोला था। तो अगले दिन गए तो उस दिन काम थोड़ा जल्दी जल्दी किया। 2 अगस्त को हमको बोला कि जाओ फिर से वो हुबली ही जाना पड़ेगा। फिर से मुझे डर लग रहा था, हुबली में जाने का इच्छा नहीं कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे बहुत देरी स्लो प्रोसेस होता है। तो वहाँ पर फिर से जाना नॉट इंटरेस्टिंग फॉर मी, मेरे लिए अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी क्या करना, जाना ही पड़ता। 2 अगस्त को शनिवार को, शनिवार था उस दिन, 2 अगस्त को शनिवार हुबली के लिए चला गया। वहाँ
थोड़ा सा केवल शनिवार को गए तो बोली मैडम कि क्यों सैटरडे है, मंडे को आना चाहिए था। तो मैं डर कर इसलिए आ गया कि पता नहीं ये लोग जिस डेट को दिए उसी डेट पे जाना चाहिए। 2 अगस्त को शनिवार को हुबली पहुंचा, तो वहाँ पे फर्स्ट दिन केवल आँखें चेक किया इन लोग ने। पहले दिन इन लोगों ने केवल आँख चेक किया, फिर बोला अगले दिन आ। अगले दिन तो संडे था, तो संडे नहीं मतलब इनका मतलब मंडे आना था। ऐसे ये करते करते 6-7 दिन ले लिया लोग। फिर वहाँ का डॉक्टर चेक किया तो बोला कि नहीं, फिर से तुमको मैसूरू जाना पड़ेगा। तो फिर से मैसूरू भेज दिया। मैसूरू से फिर रिपोर्ट वहाँ पे हैंडओवर नहीं किया, और वहाँ से फिर से क्या किया ना कि मेरे को बोला कि जाओ हम लोग रिपोर्ट स्पीड पोर्ट से भेज देंगे। फिर से रिपोर्ट आने में 6-7 दिन लग गए। बहुत बहुत बुरा हाल होने वाला था। इसके बाद 6-7 दिन तो रिपोर्ट आने में लग गया। जब रिपोर्ट आया तो यहाँ का जो कॉन्टैक्ट पर ईएनटी डॉक्टर था उसने देखा तो बोला ठीक है, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आपका ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसी बीच में मेरा एक एग्ज़ाम आ गया, तो मैं सोचा कि एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, इसलिए 7 दिन का छुट्टी लेकर मैं एग्ज़ाम देने चला गया। और 7 दिन के लिए गया था, पर 10 दिन करीब में लग गया था। राजस्थान जाना था, CITS का एग्ज़ाम था मेरा वहाँ पर, IT इंस्ट्रक्टर का। तो वहाँ पे 10 दिन के करीब में लग गया आने जाने में। तो जब आए तो मैडम गुस्सा आ गई, क्योंकि बोली कि 7 दिन के लिए छुट्टी था तो तुम 10 दिन पे आ रहे हो, जाओ फिर से मेमो लेकर आना। इसी बीच मुझे बहुत और ज़्यादा गुस्सा आने लगा कि बताओ फिर से मेमो लेना जाना पड़ेगा बेंगलुरु, कहाँ नहीं जा सकता। वो जो प्रेशर था मेरे दिमाग पर उसमें बहुत ज़्यादा, फिर भी मजबूरी था, करना ही पड़ेगा आपको, इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। हालांकि कैसे कैसे मैनेज करके बोली नहीं कि चलो ठीक है, फिर से मेमो लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बोले कि मैम आगे क्या प्रोसेस है, तो बोले कि नहीं, जो रेगुलर डॉक्टर ENT थी वो आएंगी तभी देख पाएंगे। और एक लफड़ा लग गया। वो अपना कॉन्ट्रैक्ट वाला जो डॉक्टर था वो बोला कि ठीक ठाक है, तो मुझे थोड़ी सी खुशी मिली और लगा कि मैं मेडिकल फिट हो सकता हूँ। बट ये लोग अलग बोले कि नहीं, वो जब तक वो नहीं करेगी और तब तक नहीं, उसके बाद जब वो करेगी तो फिर एक और प्रोसेस है, DMC होता है, 2-3 डॉक्टर बैठेंगे आपस में बातचीत करेंगे कि इसका क्या हो सकता है। बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस होता है। तो मैडम का आने के इंतज़ार कर रहे थे बेंगलुरु से, वो जल्दी नहीं आ रही थी क्योंकि उनको भी कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। तो मैंने बोला कि अगर मैडम नहीं आ रही तो मैं भी बेंगलुरु ही चला जाता हूँ, उस मैडम के पास मैं खुद चला जाता हूँ। हालांकि 2-3 दिन तो नहीं जाने दिया लोग, फिर बाद में बोला कि ठीक है चले जाओ। तो वहाँ पे गया तो मैडम भी वहाँ भी 2-3 दिन टाइम लगा, क्योंकि उन्होंने भी CT स्कैन कराया और उन्होंने भी चेक किया, अच्छे से जांच पड़ताल किया। तब वहाँ से एक अपना जो लिखना था वो लिख दी और एक लिफाफे में डालकर मुझे दी कि ले जाओ जाओ। हालांकि मैंने डरते डरते उनसे पूछा कि मैम क्या मेडिकल में अनफिट हूँ, तो बोले कि नहीं ठीक है, तुम्हारा मतलब हियरिंग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, जाओ ले जाओ, तुम्हारा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ से थोड़ा सा और बल मिला। इसके बाद यहाँ है तो ये फिर से लफड़ा लगा दिया। फिर बोला कि नहीं, ये ठीक है, वहाँ से आ जाएगा लेटर। तो ये एक PCMD होते हैं, मतलब MD PCMD, पता नहीं कौन कौन से पोस्ट है उसमें। PCMD के पास से जब मेरे पास लेटर आएगा तो हम लोग DMC करेंगे। DMC मतलब 3-4 डॉक्टर मिलकर बातचीत करेंगे, फिर आपको हम फाइनली रिजल्ट दे देंगे। तो फिर वो भी नहीं हो रहा था जल्दी जल्दी, उसमें भी हमको लग रहा है कि 6-7 दिन लग गया था। ऐसे करते करते मुझे लगभग सवा मंथ हो गया था, 1 महीना मतलब लगभग 1.5 महीना के करीब, 1.5 महीना के करीब हो गया था, 1 महीना 15 दिन। हालांकि 10 दिन उधर चले गए थे एग्ज़ाम देने के लिए, तो उसमें डिले हो गया था। ऐसे ही लोग करते करते मेरे को लगभग कितने दिन हो गए, 1.5 महीने से ऊपर हो गए। और ये ऐसे ऐसे करते ये लोग मेरा लगभग 27 सितंबर को मेडिकल मतलब फाइनली बोला लो कि हाँ तुम घर जाओ, जो भी रिजल्ट होगा वो अपना वेबसाइट पे या ईमेल आईडी पे आ जाएगा। हम लोग अभी फाइनली नहीं बताएंगे, मतलब ऐसा मुझे लग रहा था कि फिट हूँ, पर फिर भी डर लग रहा था। तो 27 सितंबर को मुझे जाने की अनुमति मिली, और 27 सितंबर के बाद मैं बेंगलुरु आया। फिर 28 मतलब एक रिलेटिव थे वहाँ पर, तो 27 सितंबर वहीं गुजारा, और 28 सितंबर को मैं ट्रेन से पकड़ करके मैं अपने घर आ गया। तो मेडिकल में मुझे बहुत सारी समस्याएं हुई,
बहुत सारी समस्याएं हुई। उसी बीच बात एक मैं बताना भूल गया कि जब फर्स्ट टाइम गया था, मतलब सर्जरी से पहले, तो उन्होंने एक डॉक्टर, मतलब ईसीजी होता, हाँ ईसीजी, ईसीजी भी होता, उसका मैंने जिक्र नहीं किया, ईसीजी भी वहाँ पे कराता है। ईसीजी, एक्सरे, ये सब होता है। मतलब आपका टोटल बॉडी खंगाल लिया जाएगा कि बॉडी में कोई प्रॉब्लम है या नहीं, पूरा कंप्लीट बॉडी आपका देख लिया जाता है। तो वहाँ पर जब मेरा ईसीजी हुआ तो मेरा लास्ट में नंबर था, तो मैं गया, तो एक व्यक्ति था, दो व्यक्ति था लो, एक व्यक्ति था ना, उसने मेरा टेस्ट किया सब, और मेरे को एक रूम में बुला के ले गया, कहा कि आओ इधर थोड़ा काम है। गया तो उसमें शायद हमें लगा कि सीसीटीवी कैमरा नहीं था, इसलिए मुझे उस रूम में ले गया और बोला कि तुम्हारा ईसीजी का रिपोर्ट ख़राब आ रहा है, अगर चाहो तो तुम कुछ पैसा दो, नहीं तो तुम्हारा मेडिकल अनफिट हो जाओगे। ये फर्स्ट टाइम की बात करें, जब मैं पहले सर्जरी से पहले गया था, तो मैं और डर गया कि सब कुछ मेरे साथ ही होने वाला है बुरा। वो फिर बाहर आया, बोला कि बोलो जल्दी बोलो, देना है तो दो, नहीं तो। लेकिन मन में था कि क्योंकि मैं पहले ब्लड अपना टेस्ट करा के गया था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैं सोचा कि नहीं, ये झूठ बोल रहा है, इसलिए मैं इस सोच करके पैसे नहीं दिया। और सच बात था, वो झूठ बोल रहा था, वो पैसा मतलब ऐंठना चाह रहा था। हालांकि वहाँ के किसी भी डॉक्टर ने पैसा का डिमांड नहीं किया है, और नहीं किया मेरे से क्या, किसी से भी नहीं। हाँ, ये जो एक चपरासी था, उसने मुझसे पैसा मांगा था, 12 के बोला कि पैसा दो, नहीं तो फिर अनफिट हो जाएगा। तो मैंने ब्लड टेस्ट करा लिया था, इसलिए कॉन्फिडेंस था कि नहीं। हालांकि मैंने एक रिलेटिव से पूछा अपना, तो बोला कि दे दो, आखिर क्या है, फिर नहीं लगेगा तो ज़िंदगी भर पछतावा रहेगा। बोला कि नहीं, मेरा ब्लड, मतलब ब्लड टेस्ट में सब है सही है, तो हार्ट में दिक्कत नहीं होना चाहिए, मेरा अपना दिमाग लगाया, तो इसलिए मैंने उसको नहीं दिया। तो ऐसे करते करते मुझे कितने 27-28 सितंबर हो गए, समझ सकते हैं। अंततः मैं घर आया, और इसके बाद अगले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि मेडिकल के कितने दिन बाद पैनल आ गया था। ठीक है, इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।